हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ योर ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कौन से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं और उसमें हम क्या क्या उनके ऑर्गन सिस्टम्स का जो भी सिस्टम है उसको कैसे उनका वर्किंग होता है, वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में कवर आउट करने वाले हैं। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अवर रेस्पिरेशन का पार्ट। रेस्पिरेशन का पार्ट ख़त्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे भाई सर्कुलेशन, कैसे सर्कुलेशन होता है बॉडी में, और स्पेशली हम इसमें देखेंगे ब्लड का सर्कुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भाई, तो किसके साथ स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन के साथ। अब जब मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो सबसे फर्स्ट जो रेस्पिरेशन आता है दैट इज़ आवर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को बाहर का रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। बाहर का रेस्पिरेशन मतलब ये आउटसाइड रहता है, आउटसाइड। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का डायग्राम देखिए यहाँ पर दिया है। अगर आप बाहर से आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, बाहर से ऑक्सीजन आप एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आप बॉडी के अंदर ले रहे हैं और आप क्या रिलीज कर रहे हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। स्टेप देखिए, एयर इज टेकन इन थ्रू नोज। एयर को क्या किया भाई, देखिए यहाँ पर दिया है, एयर इज टेकन इन थ्रू नोज एंड सेंड टूवर्ड्स द लंग थ्रू ट्रकिया, दैट इज योर विंड पाइप। तो इसमें जो आपका सबसे मेन बंदा है, इसमें जो आपका मेन बंदा है जो आपका ब्लड ये एयर को कैरी करेगा दैट इज़ योर ट्रकिया। ये जो ट्रकिया होता है ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। देखो आपको डायग्राम में दिखेगा, ये ट्रकिया आपका यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इस ट्रकिया का काम क्या है कि ये आपका जो भी एयर आप इनसाइड इनहेल कर रहे हो, इनहेलेशन इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पर दिया, या तो इंस्पिरेशन या तो इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम में आप जो भी एयर को इनसाइड ले रहे हो, यहाँ से आपने जो भी एयर इनसाइड लिया, दैट एयर विद द हेल्प ऑफ ट्रकिया विल गो इनसाइड द लंग्स। तो इसको आप क्या बोलते हो, इनहलेशन, दैट इज योर, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, इंस्पिरेशन। एयर इज टेकन इन थ्रू नोज, नोज के थ्रू लेते हैं एंड सेंड टूवर्ड्स द लंग। नेक्स्ट, अब एक्सपिरेशन या फिर एक्सलेशन क्या होता है, ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर। अभी जो आपने एयर इनसाइड लिया, अंदर लिया एयर, उसके अंदर क्या था भाई, तो ऑक्सीजन था, बताया मैंने। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब आपकी बॉडी में जाएगा, गोज इनटू द ब्लड। ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाता है भाई, तो ब्लड के पास जाता है। किधर जाता है, ब्लड के पास जाता है। जब ये ब्लड के पास जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड कैरीज द CO2 फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द लंग्स। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है इंटरनल रेस्पिरेशन में, ये वाला हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखो, ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू द ब्लड, ब्लड कैरीज द CO2 फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द लंग, दिस एयर इज गिवन आउट बाय एक्सलेशन। तो ब्लड का काम क्या है कि वो पूरे बॉडी से CO2 को ढूंढ ढूंढ कर लेकर अपने साथ आता है, और जैसे ही इसको यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा और CO2 लेगा। ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन CO2 देगा, CO2 दे देगा वो, और ऑक्सीजन CO2 को दे देगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, ले लेगा। इसीलिए उसको बोलेंगे ऑक्सीजन रिच ब्लड। बोथ ऑफ दिस प्रोसेस ऑकरिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अभी भाई ये ना अलग अलग नहीं होता, ये साथ में होता है। मतलब अगर आपके देखिए, ये सपोज आपका नोज है, बराबर, ये नोज है, तो नोज की एक साइड से अगर आप CO2 रिलीज कर रहे हो तो दूसरे साइड से आप क्या करते हो भाई, तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, देखो मैंने आपको यहाँ पर दोनों डायग्राम तो सेम ही रखा है मैंने। यहाँ से देखो, यहाँ से CO2, देखो इस CO2 अंदर गया, O2 अंदर गया मतलब यहाँ से गया, और उसी सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली आपका CO2 बाहर आ रहा है। मतलब दोनों प्रोसेस साथ में चलता है, और इसी को आप क्या बोलते हैं, तो भाई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पर दिया, इसी को क्या बोला जाता है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहाँ से हमने अभी किसका बात किया कि हमारे बॉडी में एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स में कौन आ गया भाई, तो एयर आ गया। एयर मतलब कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब ये ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत क्यों होती है, बिकॉज अगर मुझे फूड को क्या करना है,
फूड से मुझे क्या चाहिए रहता है, एनर्जी। अगर फूड से मुझे एनर्जी चाहिए तो इसके फूड के साथ साथ कौन होना चाहिए, तो भाई ऑक्सीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बोला मैंने, आपका जो भी फूड है, अगर इस फूड से मुझे क्या चाहिए भाई, तो एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। तो इस एनर्जी को बनाने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है वो होता है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है, तो ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अभी बताया मैंने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन। चलिए अब अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो आपको ऑक्सीजन तो मिल गया। अब ये ऑक्सीजन को फर्दर आगे लेकर जाने के लिए, ये ऑक्सीजन को आगे लेकर जाने के लिए, देखो मैं अगर आपको यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, ये फेस रहता है, माउथ रहता है। सपोज ये आपका क्या है, माउथ है, बराबर, यहाँ से ऐसा। और यहाँ पर आपका ये पूरा बॉडी का पार्ट है। यहाँ पर आपके क्या है, दो लंग्स हैं, एक लंग्स इधर, एक लंग्स इधर। अभी क्या होता है देखो, यहाँ से मैंने क्या बोला कि आपकी बॉडी में जो भी आपने यहाँ से ऑक्सीजन इनसाइड लिया वो विद द हेल्प ऑफ ट्रकिया यहाँ पर जाएगा और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बराबर। अब जैसे ही ये लंग्स में ऑक्सीजन पहुँच गया तो ऑक्सीजन कहाँ पर पहुँचा भाई, लंग्स में पहुँचा। अब ये लंग्स में ही नहीं रहेगा, अब ये यहाँ पर ये जो लंग्स रहता है ना, लंग्स के आजू बाजू में क्या रहते हैं भाई, तो ब्लड वेसल्स। क्या रहते हैं, ब्लड वेसल। तो अब पहले ब्लड कहाँ से आया, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से कहाँ पर आया भाई, तो लंग्स में आया। अब ये लंग से कहाँ पर जाएगा, तो ब्लड में जाएगा। तो जब एनवायरनमेंट से लंग्स में आया इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जब लंग से ब्लड में जाएगा इसको आप क्या बोलोगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे भाई, इंटरनल रेस्पिरेशन। चलिए अब देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन cells and tissue fluid is called as internal respiration. Oxygen moves from blood into tissue fluid and carbon dioxide moves from tissue fluid into the blood. तो अभी ब्लड आपका क्या रहेगा, जो भी ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन किसके अंदर जाएगा, तो ब्लड के अंदर। और ब्लड में पहले से कौन था भाई, तो CO2 था। अब ये CO2 बाहर निकलेगा और ये CO2 की जगह कौन लेगा भाई, तो ऑक्सीजन। ये हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन। जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हो तो इसमें क्या रहता है, देखो, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज आर स्लोली बर्न। मैंने अभी बोला कि जो भी फूड रहेगा, अगर इस फूड से मुझे क्या चाहिए भाई, एनर्जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को यूज़ करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन का काम क्या रहता है, बर्निंग का काम, मतलब ये जलाने का काम करता है। देखो क्या बोला, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज आर स्लोली बर्न। ये स्लोली बर्न को दूसरा नाम क्या दिया भाई, तो ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। मतलब यहाँ पर अगर आपकी बॉडी में पूरी एनर्जी जो रिलीज आउट होती है, देखो इधर दिया है C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, दिस 6O2, मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर जब आप एक एरो ड्रॉ करेंगे, फॉरवर्ड एरो, तो आपको क्या देगा, देखो CO2 देता है जो आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा, वाटर जो आपकी बॉडी से बाहर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकलेगा, और ये एनर्जी जो आपकी बॉडी को एनर्जी देगी ताकि आप डेली की एक्टिविटीज़ दौड़ सको, चल सको, भाग सको, जो भी है वो आप डेली एक्टिविटीज़ कर सको। उसके लिए आपकी बॉडी को कितना एनर्जी मिलता है, तो 38 ATP। और ये एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, पहला चाहिए फूड जो आपको मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से, और दूसरा चाहिए एयर जो आपको मिलेगा 3 तरीके के रेस्पिरेशन से। दैट इज योर फर्स्ट कौन सा है, इंस्पिरेशन, दैट इज इनहेलेशन, उसके बाद एक्सहेलेशन, दैट इज एक्सपायरेशन, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। वेस्ट मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ATP एनर्जी तो जनरेट हो रहा है, प्लस एनर्जी के साथ साथ, देखो अभी मैंने बताया एनर्जी तो जनरेट हो ही रहा है भाई यहाँ पर, बट उसके साथ साथ H2O एंड CO2 भी जनरेट हो रहा है। ये CO2 इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो हमारी बॉडी से निकल जाएगा। H2O भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारी बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बचेगा, और यही एनर्जी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो आई होप आपको ये रेस्पिरेशन का सेक्शन समझ में आया कि कैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। पहला रेस्पिरेशन जो होता है वो एनवायरनमेंट से लंग्स के थ्रू होता है। एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन था वो लंग्स में गया, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब लंग्स में जाने के बाद, अब देखो यहाँ पर ब्लड वेसल्स, ये आपके सेल्स में था, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ऑक्सीजन आपके सेल्स में गया और यहाँ से CO2 जो था वो ब्लड में चला गया। हमारे बॉडी में अगर कोई भी चीज़ आगे पीछे या फिर कहीं पर भी उसको सेल्स तक पहुँचाना है, कहाँ तक पहुँचाना भाई, सेल्स तक पहुँचाना है, तो सबसे अच्छा जगह है उसको कहाँ पर रिलीज़ कर दो, तो भाई ब्लड में रिलीज़ कर दो। एक बार आपने ब्लड में रिलीज़ कर दिया तो ब्लड क्या करेगा, हर एक सेल में
आपका जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी केमिकल है उसको वो रिलीज आउट करेगा। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। चलिए अभी आपको रेस्पिरेशन समझ में आ गया कि कितने तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। 3 तरीके के। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, फिर होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और उसके क्या स्ट्रक्चर और क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से भाई? तो नोज से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज। अगर मैं आपको इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाऊँ तो सबसे पहला ये स्टार्ट होगा कहाँ से भाई? तो नोज। फिर नोज से कहाँ जाएगा? तो फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाजू में एक और ऑब्जेक्ट रहता है लैरिंग्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स। बराबर। ये मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप बना के रख लीजिएगा। फेरिंग्स के बाद एक नेक्स्ट नंबर आता है भाई किसका? तो ट्रकिया का आता है। ट्रकिया के बाद वो सीधा कहाँ जाएगा? ट्रकिया के बाद इट गेट्स डिवाइडेड इन 2 लंग्स। 2 लंग्स में डिवाइड हो जाता है। अब जब ये लंग्स में डिवाइड हो गया तो एक राइट लंग्स, एक लेफ्ट लंग। लंग्स में डिवाइड होने के बाद ये किधर जाएगा? तो भाई ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में जाने के बाद ये किधर जाएगा? तो एल्वियोलाई। लास्ट वाला सेक्शन है हमारा कौन सा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई पे जाने पर इसका फ्लो चार्ट खत्म हो जाता है। एल्वियोलाई के बाद यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 किसके साथ होगा? तो भाई विथ ब्लड के साथ एक्सचेंज होगा और फिर ये प्रोसेस वापस कंटिन्यू होगी। तो चलिए एक एक सेक्शन को हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? नोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन बिगिंस विथ नोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन दोनों कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? तो नोज से। एयर इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। अगर आपने देखा रहेगा, अगर आपका ये नोज है, बराबर, ये आपका क्या है? नोज है। तो नोज में ना यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। इनका काम क्या रहता है? ये अगर सपोज बाहर से आप एयर इनहेल कर रहे हो, मतलब हवा आप नाक से सांस अंदर ले रहे हो, तो जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि उस सांस के साथ बहुत सारे मिट्टी, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आपके बॉडी में एंटर करते हैं। तो ये जो हेयर रहते हैं, इनका काम ये रहता है कि वो सारे के सारे मिट्टी को और जितने भी माइन्यूट पार्टिकल्स उनको वो क्या करेंगे? यहीं पर स्टॉप करेंगे ताकि वो अंदर यहाँ तक ना पहुँचे। क्योंकि अगर एक बार वो यहाँ पर पहुँच गए तो वो आपका सेंसरी ऑर्गन को क्या करेंगे भाई? तो खराब करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फेरिंग्स। अभी मैंने इसके बाद क्या बताया था? देखो, नोज के बाद क्या आता है? फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स क्या होता है? देखो, फूड पाइप एंड विंड पाइप ओरिजिनेट इन द फेरिंग्स। दोनों चीज़ें यहीं पर ओरिजिनेट होती है, फूड पाइप भी और भाई विंड पाइप भी, और दोनों की ज़रूरत है। फूड की भी ज़रूरत है और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। तो विंड पाइप के पहले आपका क्या प्रेजेंट रहता है? फूड पाइप। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये आपका क्या है? यहाँ से आपका नोज चालू होता है। अब ये जो एपिग्लॉटिस दिख रहा है, मतलब ये आपका क्या है? विंड पाइप। ये विंड पाइप, और इसके पहले जो आपका क्या है? वो फूड पाइप। तो विंड पाइप इज प्रेजेंट क्या रहेगा? इन फ्रंट। विंड पाइप आगे की तरफ रहता है और फूड पाइप पीछे की तरफ। देयर इज अ लिड एट द बिगनिंग ऑफ विंड पाइप। अभी विंड पाइप के ऊपर देखो, ये अभी जो एपिग्लॉटिस दिखा है, दिस इज द ओपनिंग। दिस लिड क्लोजेज द wind pipe during the passing of food into food pipe and thereby normally prevents the entry of food particle into wind pipe, otherwise wind pipe remains open। मतलब जब आप खाना खाने बैठते हैं तब ये जो विंड पाइप रहता है ना, एपिग्लॉटिस, ये बंद हो जाता है। और जब आप खाना, मतलब नॉर्मल के टाइम पे देखेंगे, जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो इस टाइम पे ये एपिग्लॉटिस आपका क्या रहता है भाई? ओपन रहता है। बट जैसे ही आप ईटिंग के लिए बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। हमेशा के लिए बंद होता है नहीं, जितनी बार आपका खाना अंदर जा रहा है उतनी बार ये बंद होगा। बाकी हर एक टाइम पे ये चलता रहेगा, क्योंकि आपको हर एक टाइम पे क्या लेना है भाई? तो एयर लेना है फॉर रेस्पिरेशन। एयर लेना है फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, विंड पाइप रिमेन्स ओपन, हैंस एयर पासेस थ्रू द फेरिंग्स इनटू द विंड पाइप। इसीलिए एयर किसके थ्रू पास करता है भाई? तो फेरिंग्स के थ्रू पास करता है इनटू विंड पाइप। अब विंड पाइप क्या? देखो, विंड पाइप इज स्वोलन एट द बिगनिंग ड्यू टू साउंड बॉक्स। ये हमारा विंड पाइप है। ये विंड पाइप क्या है? स्वोलन एट द बिगनिंग। बिगनिंग में वो क्या है? स्वोलन है। स्वोलन किधर दिखेगा भाई? देखो तो इधर दिखेगा, यहाँ पर वो क्या है? स्वोलन है बिकॉज ऑफ साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स कौन है भाई? तो लैरिंग्स। लैरिंग्स की वजह से वो क्या है भाई? तो स्वोलन
लैरिंग्स की वजह से ये क्या है, स्वोलन है। कहाँ पर स्वोलन है, तो यहाँ पर एट द बिगनिंग, ये इसका बिगनिंग है, यहाँ पर ये कैसा है, स्वोलन मतलब फूगा हुआ है। विंड पाइप बाइफरकेट्स इन द थोरैक्स, थोरासिक कैविटी में हमारा लंग्स प्रेजेंट है। हमारे पास टोटल 5 तरीके की कैविटी होती है। सबसे पहला होता है क्रेनियल कैविटी, जिसके अंदर ब्रेन को रखा है। उसके बाद हमारा होता है, क्रेनियल कैविटी के बाद आता है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में किसको रखा है भाई, तो लंग्स को रखा है। उसके बाद आता है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में किसको रखा है भाई, तो स्टमक को रखा है। उसके बाद आता है हमारा पेल्विक कैविटी, सबसे नीचे जहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, तो पेल्विक कैविटी। ऐसे टोटल ये 4 कैविटी, और एक कैविटी होता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी मतलब नाक में जो आपके छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं ना, जहाँ से एयर एंट्री लेता है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। देखो, वन ब्रांच एंटर्स द राइट लंग एंड द अदर इनटू द लेफ्ट लंग। तो यहाँ पर ये हमारा विंड पाइप दिख रहा है क्या, ये यहाँ से चालू होगा विंड पाइप, विंड पाइप यहाँ से चालू होगा, और ये आके ऐसे 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, तो ये जो 2 सेक्शंस डिवाइड हुए ना भाई, इसको क्या बोला गया है, तो ब्रोंकस, ब्रोंकस बोला गया है। और ये आगे भी देखो ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो आगे जब इसके ब्रांचेस बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल, क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल। और इन्हीं ब्रोंक्यूल के एंड पे आपको ना ऐसे छोटे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। मतलब ये टोटल डिवीजन कैसा रहता है, देखो यहाँ पर आपका यहाँ से ट्रकिया ऐसे चालू हो रहा है, और जब यहाँ पर आपका ट्रकिया चालू हो रहा है तो ये आगे फर्दर आके ये ऐसे एंट्री मारता है 2 जगह, बराबर। लंग्स के अंदर ऐसा एंट्री मारेगा, एक राइट लंग में, एक लेफ्ट लंग में। फिर फर्दर आगे जाके ये क्या होगा भाई, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड होगा। अब जब ये छोटे सेक्शंस में डिवाइड होगा, और यहाँ पर इसके एंड में क्या रहता है, ऐसे छोटे बॉल ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। अब इसके अंदर ये जो तुम्हारा था, इसको आपने क्या बोला भाई, तो विंड पाइप बोला, बराबर। ये आपका क्या हो गया, विंड पाइप हो गया। इसके बाद जब आप थोड़ा और नीचे आओगे, तो इसको आपने क्या बोला भाई, तो इसको आपने क्या बोला, ब्रोंकाई बोला, क्या बोला, ब्रोंकाई बोला। अब ये ब्रोंकाई जो था, जब ये छोटे वाले पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये छोटे वाले पार्ट्स को, इसको आपने क्या बोला, ब्रोंक्यूल्स बोला, क्या बोला भाई, तो ब्रोंक्यूल्स बोला। और ये ब्रोंक्यूल्स के एंड में ऐसे जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर थे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, तो एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई अकेले नहीं होते, इनके आजू बाजू में ना आपको ऐसे ब्लड कैपिलरीज, मतलब ये अगर आपका एल्वियोलाई है, क्या है ये, अगर आपका एल्वियोलाई है, तो इसके आजू बाजू में आपको ब्लड कैपिलरीज ऐसे राउंड अप करते हुए दिखेंगी। इसको क्या करती है, वो पूरा घेर के रखती हैं, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज, ब्लड का जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो सब यहीं पर हो रहा है। तो इसके आजू बाजू में ये जो ब्लैक कलर का लाइनिंग मैंने आपको दिखाया, इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स। तो आई होप आपको ये पूरा सेक्शन समझ में आया। और इसमें सबसे मेन जो बंदा है वो कौन है भाई, तो एल्वियोलाई है। अभी हम आगे वाले सेक्शन में एल्वियोलाई की बात करेंगे। देखो यहाँ पर दिया एल्वियोलस दिया है। चलिए मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट एल्वियोलाई का सेक्शन चेकआउट करते हैं। चलिए देखिए, मैंने क्या बोला कि लंग्स की जब हम बात करेंगे, तो लंग्स में अभी मैंने ये सारा डायग्राम आपको बताया। ब्रोंक्यूल्स मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पर क्या रहता है, ट्रकिया रहता है। ट्रकिया गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, दैट इज योर ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई, ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होगा, इसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। और यहाँ पर छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको आप क्या बोलोगे भाई, तो एल्वियोलाई। तो देखो ये आपको एल्वियोलाई स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसके आजू बाजू में देखो ये आपको लाइनिंग दिख रही है। ये लाइनिंग दिख रही है क्या, ये लाइनिंग किसकी है, तो भाई दिस आर दी नथिंग बट योर ब्लड कैपिलरीज। और यहाँ पर ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको क्या बोलते हैं, तो एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोला देखो, a lung is present on either sides of the heart in thoracic cavity. Maximum area of thoracic cavity is occupied by lungs and they cover the maximum part of the heart. Maximum area of thoracic cavity कौन ऑक्यूपाई करके रखा भाई, तो लंग्स। और कौन ऑक्यूपाई किया है, तो हार्ट। तो अगर आप अपना थोरासिक कैविटी देखोगे, तो वहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में या फिर राइट और लेफ्ट में दोनों जगह आपको क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पर दिया ना, राइट और लेफ्ट में दोनों जगह आपको क्या मिल रहा है भाई, तो लंग्स मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, लंग्स मिल रहा है। इनके बीच में जो जगह है बची है, वहाँ पर कौन है, हमारा हार्ट है। ईच लंग हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग, इट इज कॉल्ड एज प्लूरा। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं। तो आपका जो भी लंग्स है, लंग्स का डबल लेयर रहता है। डबल लेयर को क्या बोलते हैं भाई, तो प्लूरा बोलते हैं। alveoli, lungs are elastic like sponge. Lungs are made up of many small compartment called as alveoli. Important याद रखना, many small compartment called as alveoli. Rich network of capillaries is present around each alveolus. मैंने क्या बोला कि इसके आजू बाजू में आपको rich network of capillaries मिलेंगी. वॉल्स ऑफ एल्वियोला एंड कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन, मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वॉल्स, इनका जो वॉल्स रहता है, मतलब ये सपोज अगर मेरा एल्वियोला है और यहाँ से मेरा क्या आ जा रहा है, कैपिलरीज, तो इनका जो वॉल्स है वो बहुत पतला रहेगा।
पतला होने का मतलब क्या है कि अंदर से कोई चीज़ इसके अंदर जा सकती है और इसमें से कोई चीज़ बाहर आ सकती है। Gaseous exchange can easily take place across these thin walls. As large number of alveoli is present in lungs, larger surface is available for gaseous exchange. तो ज़्यादा alveoli प्रेजेंट होने के कारण ज़्यादा gaseous exchange यहाँ पर हो सकता है। अब चलिए इसकी gaseous exchange के बारे में देखते हैं। क्या बोला देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी मैंने सारा सेक्शन आपको समझा दिया। देखो यहाँ पर ये जो बाजू में आपको दिख रहा है ये आपका ब्लड कैपिलरीज है। ये जो मैंने रेड से मार्क करके रखा है दैट इज योर नथिंग बट ब्लड कैपिलरीज। और ये जो अंदर वाला सेक्शन है जिसको मैं ब्लैक से मार्किंग दे रहा हूँ, ये वाला जो अंदर वाला सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है ये मेरा एल्वियोलाई है। क्या है ये? एल्वियोलाई। अब यहाँ से कौन आ रहा है भाई देखो, तो यहाँ से ये ब्लड ऑक्सीजन आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। अब ऑक्सीजन, इनका वॉल मैंने क्या बोला, बहुत पतला। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा भाई? अंदर एंट्री मारेगा। किसके अंदर एंट्री मार रहा है? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कौन जा रहा है? ऑक्सीजन। और ब्लड के पास सबसे पहले क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड देखो इसको क्या दे रहा है? ब्लड इसको दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से ब्लू वाला ब्लड देखो आ रहा है जिसके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से ये ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और जैसे ऑक्सीजन लेगा तो उसका कलर हो जाएगा रेड, और यहाँ से वो रेड कलर का ब्लड निकल के वापस बॉडी में जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसियस exchange occurs continuously while blood is circulating around the alveoli. An iron containing protein hemoglobin is present in the RBCs of blood. ये मार्क कर लेना, iron containing protein called as hemoglobin, एग्जाम में तुमको पूछेंगे। नेक्स्ट, hemoglobin absorbs the oxygen from air within alveoli simultaneously मतलब साथ में। CO2 and water vapors move from the blood into the alveoli. Thus oxygen is taken into the blood and CO2 and water vapors are removed from the blood and given out by exhalation. Thus अभी यहाँ पर ये जो तुमने ऑक्सीजन लिया इसमें जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ भाई? तो इनहलेशन हुआ। और जो तुमने CO2 बाहर दिया वो प्रोसेस क्या हो गया भाई? तो एक्सलेशन हुआ। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सलेशन द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ये गैसियस एक्सचेंज जो है, अब ये जो गैसियस एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, इसको आप क्या बोलोगे भाई? तो सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। और यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन था इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया कि कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं एक नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अवर मस्त सेक्शन है जो कि डायफ्राम है। अच्छा, अभी जब मैंने क्या बोला कि हम सांस अंदर ले रहे हैं सांस बाहर ले रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है? ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। अब कभी आपने नोटिस किया रहेगा, अगर आप अपने थोरेसिक कैविटी लंग्स पे हाथ रखो, जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपका लंग्स बड़ा होता है, जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका लंग्स छोटा हो जाता है, बराबर। अब इसको बैलेंस करने के लिए लंग्स को किसके ऊपर रखा? तो डायफ्राम के ऊपर रखा। किसके ऊपर रखा? तो देखो ये सबको डायफ्राम दिख रहा है क्या? इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये कैसा है भाई? तो मस्कुलर ऑर्गन। वो किसके जैसा भाई? तो देखो अम्ब्रेला के जैसा है। किसके जैसा है? अम्ब्रेला के जैसा है। जब आप सांस अंदर लेते हो, देखो यहाँ पर एयर अंदर जा रहा है, जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो अम्ब्रेला खुल जाता है, और जब आप सांस बाहर देते हो तो अम्ब्रेला वापस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसका डोम शेप देखो। वैसे ही इसके अंदर भी होता है। डायफ्राम इज इक्वल टू अम्ब्रेला मसल। अम्ब्रेला के मसल के जैसा वो दिखता है। देखो क्या बोला है? मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ थोरेसिक केज। दिस पार्टीशन इज कॉल्ड एज डायफ्राम। मस्कुलर पार्टीशन मतलब ये एक ऐसा पार्टीशन है। अब इसी के नीचे आपका क्या भाई पता है क्या? एब्डोमिनल कैविटी है, जिसके अंदर किसको रखा है भाई? तो स्टमक को रखा है। तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो बीच का सेक्शन है दैट इज योर, बीच का सेक्शन कौन है भाई? डायफ्राम है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। देखो अभी तो मैंने बोला, मैं बराबर बोल रहा है, अभी तो जस्ट मैंने यही रीड किया। बिटवीन थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में प्रेजेंट है, तो दोनों को वो सेपरेट करता है। साइमल्टेनियस राइजिंग ऑफ रिब्स एंड लोअरिंग ऑफ डायफ्राम कॉजेज द डिक्रीज इन प्रेशर ऑन लंग्स। ड्यू टू दिस एयर मूव्स इनटू द लंग्स थ्रू नोज। When ribs return to their original position and diaphragm rises up, pressure on the lungs increases। मतलब जब ये रिलैक्स हो रहा है तो वहाँ पर प्रेशर क्या है भाई? कम है, और प्रेशर कम होने की वजह से एयर इनसाइड आता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के पोजीशन में यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो एयर कहाँ पर जाएगा भाई? तो एयर आउट जाता है। ड्यू टू दिस एयर मूव्स आउट फ्रॉम इट through nose. Continuous upward and downward movement of diaphragm is necessary to bring about breathing. कंटिन्यूस, अगर इसका मूवमेंट कंटिन्यूस नहीं हो रहा है तो आपका जो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी जितना एयर अंदर जाना चाहिए उतना एयर नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम उतना एक्सपांड नहीं हो रहा है।
तो ये डायफ्राम का सेक्शन था। यहाँ पर हम खत्म करते हैं किसका भाई, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग ने क्या क्या देखा भाई, तो रेस्पिरेशन देखा, रेस्पिरेशन के साथ फिर हमने क्या देखा भाई, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका स्ट्रक्चर देखा कि क्या कैसे क्या स्ट्रक्चर्स है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।